सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा या आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों का महत्वपूर्ण योगदान है और ऐसे विद्यार्थी जिनकी तैयारी उनको लगता है कि अधूरी है या ऐसे विद्यार्थी जो अपने तैयारी को अंतिम रूप देना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो अपने पूरे कोर्स को सब्जेक्ट्स को दोहराना चाहते हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए प्रश्नों का पूर्वावलोकन, चाहे वो पुराने प्रश्न हो चाहे वो नए प्रश्न हो, बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यही कारण है कि मैंने भी अपने इन कक्षाओं में प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या किया, सिलेबस का पूरे सब्जेक्ट का किया है। साइंस का, हिस्ट्री का पूरा मैंने विधिवत कर दिया है, तमाम सारे विषयों का मैंने किया है। आज हम लोग पॉलिटी ले रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। आज हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अवलोकन करेंगे, चाहे वो पुराने प्रश्न हो चाहे नए प्रश्न, नए भी लिया जाएगा, पुराना भी लिया जाएगा। और इन प्रश्नों के तहत आप जब पढ़ेंगे और अगर आप एक दो बार इसको दोहरा लेंगे तो निश्चित ही आपको ऐसा लगेगा कि प्रश्न पूरी रूप से हमने दोहराने के बाद संतुष्टि का एहसास हो रहा है, और ये निश्चित आपको लगेगा। तो आइए हम लोग प्रश्नों को शुरू करते हैं। और ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो अपने तैयारी को पूर्ण करना चाहता हो, जो अपना कॉन्फिडेंस लेवल भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में बढ़ाना चाहता हो, पुराने प्रश्नों को दोहराना चाहता हो या नए प्रश्नों की जानकारी भी लेना चाहता हो, उनके लिए यह कोर्स महत्वपूर्ण साबित, यह जो आज मैं पढ़ा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे प्रश्नों को लिया जाए और देखा जाए कि वास्तव में सिविल सेवा की परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं और किन प्रश्नों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न यह है कि 1922 में किसने यह मांग किया था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित किया जाएगा या बनाया जाएगा। 1922 में किसने यह मांग किया था? तो 1922 में गांधी जी ने सबसे पहले यह मांग किया था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा, यानी भारत के भाग्य विधान का निर्माण जो है, यानी भारतीय स्वयं अपने भाग्य विधाता होंगे। सात समंदर पार से आए अंग्रेज भारत के भाग्य विधाता नहीं होंगे। भारत का भाग्य विधान वो नहीं लिखेंगे, बल्कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा। ठीक है, यह जरूर याद रखिएगा कि 1922 में महात्मा गांधी जी ने यह मांग किया था कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा लिखा जाएगा या निर्मित किया जाएगा। यह सबसे पहले उन्होंने ही मांग किया था। अगला प्रश्न यह है कि 1934 में इन 1934 सबसे पहले किसने यह मांग किया था कि भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाएगा। यानी भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने किया था, और यह बात सच भी हुआ कि आगे भारत का संविधान सभा द्वारा ही बनाया गया। तो यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग सबसे पहले किसने किया था? तो 1934 में संविधान सभा की सबसे पहली मांग जो है, कम्युनिस्ट नेता मानवेंद्र नाथ राय यानी एम एन राय ने किया था। और एम एन राय की मांग थी कि भारत के संविधान, यह भारत में संविधान सभा की सबसे पहली मांग थी। ठीक है ना? आप लोग तो ये जान ही रहे हैं कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया उसने संविधान सभा का गठन का मांग सिफारिश किया और उसी संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण करा। लेकिन संविधान सभा की सबसे पहले मांग जो की थी वो एम एन राय ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आने वाले सबसे पहले किस मिशन या प्रस्ताव में भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद की मांग की गई थी। यानी भारत में आए किस मिशन या प्रस्ताव ने
भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद की सिफारिश की थी। माइंड करिए, संविधान सभा नहीं है, संविधान निर्मात्री परिषद। याद रखिए, ऐसे ही प्रश्न नए आने वाले हैं एग्जाम में, हमेशा याद रखिए। अब गिने गिनाए बने बनाए प्रश्न ही नहीं आएंगे। प्रश्नों की प्रकृति धीरे धीरे कठिन होती जा रही है। परीक्षाएं कठिन से कठिनतर भी होती जा रही हैं। कठिनतर इसलिए नहीं होती जा रही हैं कि प्रश्नों का लेवल बहुत हाई हो जा रहा है या जबरदस्ती प्रश्नों को बहुत कठिन बनाया जा रहा है। प्रश्नों में कॉन्सेप्ट की मांग ज्यादा हो रही है। यानी अब रट कर परीक्षा पास करना संभव नहीं है। भले आपको कोई बता रहा हो कि कुछ रट लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, इससे अब नहीं होने वाला है। इसीलिए देखिए, बहुत साधारण लड़के बिना कोचिंग ट्यूशन के सेलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रतिभा को विकसित कर रहे हैं स्वयं के द्वारा। तो स्वयं के द्वारा जब अपनी प्रतिभा को विकसित किया जाता है, स्वयं के द्वारा अपने काबिलियत को जो विकसित किया जाता है, स्वयं के द्वारा जब अपने योग्यता को विकसित किया जाता है, तो मनुष्य का जो क्षमता है कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होनी चाहिए, अवधारणाओं का विकास होना चाहिए, स्पष्टता का विकास होना चाहिए, न कि रटे रटाए गिने गिनाए पढ़े पढ़ाए प्रश्नों और तथ्यों का संकलन होना चाहिए। ठीक है ना? तो इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पढ़ाई ऐसा नहीं कि बहुत कठिन होता जा रहा। परीक्षा में आप कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, क्योंकि परीक्षा तो असली कॉन्सेप्ट की होती है, रटने की नहीं होती है, स्मरण की नहीं होती है। विषय का अवधारणा आपको कितना स्पष्ट है, विषय का समझ कितना स्पष्ट है, तथ्यों की समझ आपके अंदर कितनी है, तथ्यों की स्पष्टता आपके अंदर कितनी है, तथ्यों का विश्लेषण आपके अंदर कितना है, इसकी परीक्षा होती है। और इसीलिए सिविल सेवा की परीक्षाएं कठिन होती हैं, वो तथ्यों के रटने पर आधारित नहीं होती। इसीलिए वो उसी चीजों को मैं अपने इन प्रश्नों के माध्यम से, मैं कोई क्वेश्चन आंसर या क्विज नहीं खेलता हूं, मैं यहां प्रश्नों के माध्यम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाता हूं। यही मेरा मूल उद्देश्य है। ठीक है ना? तो संविधान निर्मात्री परिषद की मांग किसने की थी? 1942 में आए क्रिप्स मिशन ने, या क्रिप्स प्रस्ताव में सबसे पहले संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद की मांग की गई थी। संविधान सभा की मांग नहीं बात हो रही है, संविधान निर्मात्री परिषद। तो 1942 में आए क्रिप्स मिशन ने जब अपना क्रिप्स प्रस्ताव पेश किया, तो उसमें भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान निर्मात्री परिषद की सिफारिश की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कॉन्सेप्ट पर आधारित है, क्योंकि जो सही से रटा नहीं रहेगा वो सीधे साधे लगा देगा कैबिनेट मिशन, जिसमें संविधान सभा, वो संविधान सभा और संविधान निर्मात्री परिषद एक ही समझेगा, वो नहीं सही है। संविधान निर्मात्री परिषद की जो सिफारिश की गई थी वो क्रिप्स मिशन के द्वारा या क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा की गई थी। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था, उसने भारत के संविधान के लिए जिस संविधान सभा की मांग की थी, उस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। केवल यही नहीं है कि संविधान सभा के निर्माण की सिफारिश किसने दी थी? कैबिनेट मिशन ने। कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य होने थे। ठीक है ना? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 389 प्रश्न संविधान सभा में होने थे। 200 जिसमें जो है कुछ सदस्य, ये सदस्यों का चुनाव कहां से होना था? प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा। सामान्य, मुस्लिम, सिख, इनका विभाजन था। कभी कभी प्रश्नों को आपके सामान्य ज्ञान के टेस्ट के लिए ऐसा पूछ लिया जाता है जो आपको लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत सरल है, लेकिन वो पूछ वहीं से दिया जाता है। कभी कभी प्रश्न जब बहुत इजी हो जाते हैं तो उनको हल करते समय सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी प्रश्न अगर पूछ रहा तो कुछ उसमें समस्या जरूर रहती है, तो उस समय भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधायिकाओं द्वारा हुआ था। जैसे जो आज की विधानसभाएं हैं, ठीक है ना,
उस समय आजादी के पहले भी थी, तो उन्हीं प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। यानी प्रांतीय विधायिकाएं जो थी, जो इनको प्रांतीय परिषद कहा जाता था या राज्य परिषद कहा जाता था, उनके सदस्य ही जो हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करते थे, उनको ही करना था। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रश्न और भी आता है कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हुआ था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो बंगाल लगा देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बंबई प्रेसिडेंसी यानी महाराष्ट्र लगा देते हैं। देखिए, सबसे पहले संविधान सभा में एंट्री जो हुई थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो तो निश्चित ही बंगाल से हुई थी, ठीक है ना। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनका चुनाव हुआ था वो बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। तो पूना से हमारे जयकर को त्यागपत्र दिलाकर, जो कांग्रेस के थे, वहां से डॉक्टर अंबेडकर को फिर से उठाया गया और फिर से संविधान सभा में उनको लाया गया। तो जाहिर सी बात है इस बार उनका चुनाव महाराष्ट्र से हुआ था और वही अंत तक रहा। तो जब सीधे साधे डिजिनेशन ना दे कि पहली बार कहां हुआ था, तब तो बंगाल होगा, लेकिन कहां से हुआ था जनरली तो बाद वाला ही पूछा जाएगा, तो महाराष्ट्र होगा, इसलिए महाराष्ट्र ही आंसर लगाइएगा। हाँ, अब डिजिनेशन दे दे कि नहीं पहली बार कहां से हुआ था, तब आप बताएंगे बंगाल से हुआ था। लेकिन जनरली अगर पूछे कहां से वो सदस्य थे, तो जाहिर से लास्ट वाला ही होगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। संविधान सभा में पांडुलिपि समिति, संविधान सभा में पांडुलिपि समिति के अध्यक्ष कौन थे? पांडुलिपि समिति, ध्यान से इसको देखिएगा, पांडुलिपि समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में पांडुलिपि समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा में पांडुलिपि समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है ना, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि पांडुलिपि समिति को ही ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता था या प्रारूप समिति कहा जाता था। यह एक नया प्रश्न भी हो सकता है जो लोग न जान रहे हो, ऐसा नहीं, बहुत लोग जान भी रहे होंगे, लेकिन पांडुलिपि समिति जो है को ही प्रारूप समिति भी कहा जाता था, जिसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये वही प्रारूप समिति है जिसका संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। संविधान का निर्माण निश्चित एक सामूहिक प्रक्रिया थी, 284 लोगों का हस्ताक्षर था, तो एक सामूहिक प्रक्रिया थी, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो था सबसे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। ठीक है ना। और इसी से एक और प्रश्न भी है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस देशी रियासत के सदस्यों ने भाग नहीं लिया था? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर है हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य तो पाकिस्तान में मिलने का था। ठीक है ना। तो हैदराबाद का निजाम संविधान के निर्माण का विरोधी भी था। यही कारण है कि हैदराबाद के निजाम ने, यानी हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि जो है वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा में किस प्रांत के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे? संविधान सभा में किस राज्य के या किस प्रांत के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि थे? तो उत्तर होगा संयुक्त प्रांत के। जो आज का उत्तर प्रदेश है उसको यूनाइटेड प्रोविंस उस जमाने में कहा जाता था संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत के सबसे ज्यादा प्रतिनिधि कहां थे? संविधान सभा में थे। एक बहुत विवादित प्रश्न आता है कि संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर बड़ा विवादित भी है। बहुत सारे किताबों में इसका उत्तर जेबी कृपलानी लिखा हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। जेबी कृपलानी भारत में जितनी भी झंडा समिति, जो इतिहास में केवल 2 झंडा समिति का वर्णन है, उसमें से किसी के अध्यक्ष की बात छोड़िए, सदस्य नहीं थे। आश्चर्य की बात है इस प्रश्न का उत्तर कहां से चर्चित हो गया। ठीक है ना। संविधान सभा में झंडा समिति जो थी उसके सदस्य भी जेबी कृपलानी नहीं थे, अध्यक्ष की बात छोड़िए।
संविधान भारत के इतिहास में केवल दो संविधान झंडा समिति की बात हुई है। एक 1931 में कराची अधिवेशन में, और उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक 1947 में तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी झंडा समिति बनाई गई थी, और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जाहिर सी बात है 1947 की जो तदर्थ समिति थी, ये उसी झंडा समिति के बारे में पूछ रहा है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसलिए याद रखिएगा यही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस तदर्थ समिति के अध्यक्ष क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी अगर यह प्रश्न आवे कि झंडा समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, और माना यह भी जाता है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर क्या बना? उद्देशिका बना या प्रस्तावना बना। ये याद रखिएगा कि उद्देशिका ही, उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू ने पेश किया था वही आगे चल के क्या बना? उद्देशिका बना, जिसको आप प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखिएगा। भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ? तो बच्चे फंसे रहते हैं कि 11 अधिवेशन हुआ कि 12 अधिवेशन हुआ। किसी किताब में 11 लिखा है, किसी किताब में 12 लिखा है। तो आज यहां से क्लियर कर लीजिए, 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक हुआ, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हुआ, उस समय तक 11 अधिवेशन हुए थे, और 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो अगर भारत के संविधान के निर्माण की बात हो रही है तो 11 अधिवेशन ही हुए थे। उत्तर यही होगा कि भारत के संविधान के निर्माण में, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है, रटना नहीं है, क्योंकि जो रटेगा वो तो फंसे रहेगा कि 11 अधिवेशन है, 12 अधिवेशन है। तो जब मैंने ये बता दिया कि 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक अगर 11 अधिवेशन हो रहा है और 26 नवंबर 1949 को बनकर संविधान तैयार हुआ, तो जाहिर सी बात है संविधान के निर्माण में 11 अधिवेशन हुए। तो समस्या कहां आती है? समस्या ये आती है कि 24 जनवरी 1950 को एक और अधिवेशन हुआ था, जिसको 12वां अधिवेशन बोलते हैं, और वो संविधान के निर्माण के लिए नहीं हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि उसी दिन भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। उसी दिन संविधान सभा जो है वो अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी। संविधान सभा उसी दिन क्या हो गई थी? अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई थी। उसके लिए एक गठन किया गया था, और उसी दिन संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर हुआ था। अब समझ में नहीं आ रहा है? तो वो निर्माण में तो लिया नहीं जाएगा। क्लियर है? तो भारत के संविधान के निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कब तक? 26 नवंबर 1949 तक, जिस दिन को विधि दिवस या संविधान निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा 11 अधिवेशन। आज के बाद इसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। संविधान के उस समय ज्ञाता भी माने जाते थे, इसीलिए इनको बेनेगल नरसिंह राव को, यानी BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है IAS का, अगस्त 1947 को भारत के संविधान का प्रारूप बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? फिर से प्रश्न सुन लीजिए। अगस्त 1947 को भारत के संविधान का पहला प्रारूप बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? अब जो लड़का कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा होगा वो तो यही जानता होगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, तो जाहिर सी बात है संविधान का प्रारूप उन्होंने ही बनाया होगा। लेकिन ये सही नहीं है। भारत के इसीलिए IAS में अगस्त 1947 शब्द लेकर दिया है, और अगस्त 1947 इसीलिए, और ज्यादातर लड़के डॉक्टर अंबेडकर लगाए, लेकिन सही उत्तर होगा BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। अगस्त 1947 को
भारत के संविधान का पहला प्रारूप बनाकर संविधान सभा के समक्ष किसने प्रस्तुत किया? बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव ने। और बेनेगल नरसिंह राव द्वारा बनाए गए प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यह पूरा तथ्य है। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा। बिना कॉन्सेप्ट की तैयारी कम से कम सिविल सेवा की नहीं हो सकती। रटे रटाए उत्तर, बने बनाए उत्तर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, पूरा फैक्ट ये पढ़िए। जो उन्होंने प्रारूप बनाकर दिया उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो पहला खाका जो है, इसीलिए आईएएस में अगस्त 1947 शब्द करके दिया गया था ताकि विवाद ही न रहे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसका नाम लिखा हुआ है? भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर, यह नया प्रश्न भी हो सकता है, हालांकि जो कॉन्सेप्ट से पढ़ा उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो कर ले जाएगा इसको। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर किसका नाम लिखा हुआ है? तो भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना का नाम लिखा हुआ है। भारत के संविधान का हस्तलेखन जो है वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ने लिखा था। और जब नेहरू जी ने रायजादा सक्सेना से ये कहा कि आप भारत के संविधान का लेखन करिए, हस्तलेखन करिए, उन्होंने कहा कि मेरा एक ही शर्त है कि भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम लिखेगा, मैं लिखूंगा और मैं कोई पारिश्रमिक नहीं लूंगा। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरा नाम होगा और अंतिम पृष्ठ पर मेरे नाम के साथ मेरे दादा का नाम होगा। नेहरू ने कहा कोई बात नहीं, आप बनाइए, लिखिए। यही कारण है 6 महीने में भारत के संविधान को, जो भारत के संविधान की मूल लिपि है, जो संसद भवन एक कक्ष में रखी हुई है हीलियम गैस में, उस संविधान का लेखन जो है वो उन्होंने किया था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा सक्सेना ने। इसीलिए उस संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर उन्होंने ही अपना नाम लिखा है। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट से पढ़िए, आप कोई समस्या नहीं आएगा। जब कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी, जैसे सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये संविधान सभा की 15 महिलाओं में शामिल थे। लेकिन अब यही एक प्रश्न अगर पूछ दिया जाए कि संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर होगा बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। बेगम एजाज रसूल, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आज तक नहीं आया है तो यह जरूर आएगा, यह बात हमेशा याद रखिएगा। मैंने कहा ना कि मैंने आज इस प्रश्नों के अध्ययन में मैं नया और पुराना दोनों प्रश्न बताऊंगा। भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारत के संविधान की आत्मा यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? अब बहुत सारे लड़के इस प्रश्न में थोड़ी कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं? कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था। तो बहुत सारे लड़के जान जाते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 जो है वो भारत के संविधान की आत्मा है। लेकिन वो तब होगा जब ये पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत के संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा था। तब तो अनुच्छेद 32 लगा दीजिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार लगा दीजिए। यहां पूछ रहा होल सोल संविधान का आत्मा क्या है, सोल क्या है? तो भारत के संविधान की आत्मा तो वही हो सकती है जो पूरे संविधान में व्याप्त हो। जैसे आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त होती है, वैसे कोई ऐसा भाग जो पूरे संविधान में व्याप्त हो वही तो आत्मा होगा। और वही तो उद्देशिका है, वही तो प्रस्तावना है, क्योंकि उद्देशिका के ही अनुसरण में पूरा संविधान लिखा गया है। उद्देशिका में जो उद्देश्य तय किए गए हैं भारत के संविधान के, जो भारत के संविधान के लक्ष्य तय किए गए हैं,
जो भारत के संविधान के ध्येय तय किए गए हैं वो किसमें, उद्देशिका में है। और उसी ध्येयों को, उन्हीं आदर्शों को, उन्हीं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए, प्रतिफलित करने के लिए पूरे संविधान का लेखन किया गया। तो आत्मा कौन हुआ, उद्देशिका ही तो हुआ। कोर्ट ने भी इसको माना भारत के संविधान। तो भारत के संविधान की आत्मा किसको कहा गया, उद्देशिका को। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज। यह भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान के प्रारंभ में नहीं था, यह भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, मौलिक कर्तव्य जो संविधान के प्रारंभ में नहीं था उसको बाद में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से, जो वर्तमान का रूस है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया, सबसे बड़ा देश रूस निकला। तो चाहे वहां उत्तर रूस होगा और चाहे वो उत्तर क्या हो जाएगा, सोवियत संघ। आपात उपबंध कहां से लिया गया है, आपात उपबंध जो है जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया। जर्मनी का संविधान वीमर नामक स्थान पर लिखा गया था, तो जर्मनी का वीमर संविधान कहलाता है। तो जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिखा गया था, लिया गया है। जो भारत के संविधान में जो आपात उपबंध है वह कहां से लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से लिखा है, ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पूर्व सोवियत संघ, चाहे वो मौलिक कर्तव्य हो, ठीक है ना, चाहे वो आपात उपबंध हो, चाहे वो राज्य के निर्णय, तो ये सब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग ये आ जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन प्रश्नों को रटिए, आप एक बार समझ लीजिए बस। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आप इनको बिना इन प्रश्नों के उत्तर को जाने आप एग्जाम में बैठिए, ये भी तो नहीं सही है भाई। कुछ चीज ऐसा कि आप वहां थोड़ी सा कसर रख सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसे जिनको आप छोड़ने के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं, उन्हीं में ये सारी चीजें हैं। आज यहां एग्जामिनेशन कुछ दिन रह गया और मैं इसको लेके यहां उपस्थित हुआ हूं, आपके तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए ही यहां उपस्थित हुआ, आपके तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं, ठीक है ना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है, क्या कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ। तो अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल नंबर 1 में भारत को राज्यों का क्या कहा गया है, संघ कहा गया है। और भारत के संविधान में भारत को क्या दो नाम दिया गया है, तो भारत को हिंदुस्तान नहीं कहा गया है, भारत को आर्यावर्त नहीं कहा गया है, भारत को जम्बू द्वीप नहीं कहा गया है। भारत के संविधान में भारत को केवल दो नाम दिया गया है, एक इंडिया और दूसरा भारत, अनुच्छेद 1 में। क्लियर है, इंडिया और भारत दो नाम दिया गया, याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, हमेशा याद रखिए, इनमें कोई कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश न रहे। आर्यावर्त नहीं कहा गया जो आदिकाल से चला रहा है, जम्बू द्वीपे भारत, ये जम्बू द्वीप भी नहीं कहा गया है, ठीक है ना। क्या कहा गया है, भारत और इंडिया कहा गया है, ठीक है ना। भारतीय शासन व्यवस्था में नए राज्यों के निर्माण की शक्ति किसको प्रदान की गई, यानी नए राज्यों के गठन का अधिकार किसको है। तो भारत के संविधान ने नए राज्यों के गठन का अधिकार एकमात्र संसद को दिया है, पार्लियामेंट को एकमात्र अधिकार है कि अनुच्छेद 2 के तहत वो नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, स्थापना कर सकती है, या अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के सीमाओं, नामों, दो राज्यों को मिलाकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार। तो अनुच्छेद 2 और 3 जो है वो संसद को ही नए राज्यों के संबंध में अधिकार प्रदान करता है। याद रखिए, तो नए राज्यों के गठन का जो अधिकार है वो किसको मिला है, संसद को मिला है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता को अपनाया गया है, तो भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया। माइंड करिए, भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया। अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता को नहीं अपनाया गया कि संघ की नागरिकता अलग है और राज्यों की नागरिकता अलग है। भारत में केवल अपनाया गया एकल नागरिकता को अपनाया गया, ठीक है ना। तो यह बात हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा
संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 300 क के तहत उसको क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वो मूलभूत अधिकार नहीं रह गया, ठीक है ना। तो संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार न रह के बल्कि क्या बन गया, कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 क के तहत। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। किसके माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ कहलाता है, या भारत में किस अनुच्छेद के तहत रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन स्थापित किया गया है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 14 के तहत। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, यही है। तो ये इसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, यानी विधि का शासन, विधि का नियम जो है वो इसी के तहत स्थापित किया गया। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्त्रियों और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान करने की सिफारिश की गई है, या विशेष उपबंध करने के प्रावधान के संबंध में सिफारिश की गई? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 3 के तहत महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशेष प्रावधान की सिफारिश की गई है, ठीक है ना। यानी अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत सरकार जो है क्या कर सकती है, या संसद जो है वो विशेष प्रावधान कर सकती है। किसके लिए? महिलाओं और बच्चों के, ठीक है ना। अनुच्छेद 15 खंड 3 के तहत भारत के संविधान के किस अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया और उसको एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया? तो पहले, अब वर्तमान में जो उसका नाम है, पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, वर्तमान में उसका नाम है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के माध्यम से ही अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है और उसको एक दंडनीय अपराध घोषित है, यानी उसका पालन जो भी करेगा वो एक दंडनीय अपराध होगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 खंड 1 और उपखंड का आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता जो निहित है, लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के द्वारा नहीं बल्कि कोर्ट के निर्णय के माध्यम से यह सिद्ध हुआ है कि 19 खंड 1 उपखंड क के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, समाहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दोहरे दंड का सिद्धांत समाहित है? दोहरे दंड का सिद्धांत मतलब क्या? किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा, 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो दोहरे दंड का जो सिद्धांत है वो आर्टिकल 20 के खंड 2, आर्टिकल 20 के खंड 2 के माध्यम से 20(2) के माध्यम से क्या किया गया है, समाहित किया गया है। और ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित किया जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा। जो भी विशेषीकृत प्रश्न है मैं उनको ले रहा हूं, जिस पर ध्यान शायद नहीं जाता है या छूट जाता है। अपने इस तैयारी के तहत मेरा वही उद्देश्य है कि आपका अंतिम दोहराव हो जाए, ठीक है। और आपको अगर नए प्रश्न भी पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश भी हमारी यही है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विदेश जाने का अधिकार एक मौलिक अधिकारों की श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो विदेश जाने का जो अधिकार है, जो बहुचर्चित मेनका गांधी वाद 1978 का है, यह अनुच्छेद 21 के तहत है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो विदेश जाने का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी है, और अनुच्छेद 21 के तहत इसको समाहित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से, यानी न्यायिक निर्णय के माध्यम से विदेश जाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत, ठीक है ना,
भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शिक्षा को, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? ठीक है ना। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और उसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को क्या किया गया? मौलिक अधिकार घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में प्रावधान किया गया? निवारक निरोध। भारत दुनिया का एकमात्र लोकतांत्रिक देश है जहां सामान्य काल में भी निवारक निरोध जो है वो लागू है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के संबंध में प्रावधान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस प्रत्याशा में गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई अपराध कर सकता है, यानी अपराध न करने पाए इसके पहले उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन या निवारक निरोध कहा जाता है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 तक समाहित है। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के तहत जो है वो क्या किया गया है? मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक लगाया गया है। तो बंधुआ मजदूरी भी एक प्रकार से क्या है? मानव दुर्व्यापार है, बलात्श्रम है। ठीक है ना। जब कभी भी कोई हाइपोथेटिकल टाइप के प्रश्न आए और कहे कहां से संबंधित है, तो वहां से आप भाव निकाला करिए कि ये भाव किससे संबंधित हो पा रहा है। अब जाइए, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी तो है, जबरदस्ती आप करवाएंगे तो बलात्श्रम ही तो है, बंधुआ मजदूरी ही तो है। तो जाहिर सी बात अनुच्छेद 23 से संबंधित है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी संकटमय नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 वर्ष से कम, अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को संकटमय नियोजन पर क्या लगाया गया है? प्रतिबंध लगाया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। बाल श्रम निषेध अधिनियम किस सन में पारित किया गया? बाल श्रम निषेध अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बाल श्रम निषेध अधिनियम जो है वो कब लाया गया था? 1986 में लाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हमेशा याद रखिएगा। भारत में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज की बात की गई है, लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है, क्या वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो या भाषाई अल्पसंख्यक हो या सांस्कृतिक अल्पसंख्यक हो या लिपि के आधार पर अल्पसंख्यक हो, किस आधार पर अल्पसंख्यकों की मान्यता है? तो ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न याद रखिएगा। भारत का संविधान केवल भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की मान्यता देता है। केवल 2 आधार अल्पसंख्यता का है, कौन कौन? भाषाई और धार्मिक। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है कि भारत में जो अल्पसंख्यकता है, माइनॉरिटीज जो है, उनको केवल 2 आधार है, कौन कौन? भाषा और धर्म। ठीक है ना, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो ये है कि भारत के संविधान का जो मौलिक अधिकार का भाग है, उसमें जिन जिन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है, उन कार्यों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद से दिया गया है? यानी मौलिक अधिकारों के तहत जिन कार्यों को अपराध घोषित किया गया है, उनके लिए कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों में जिसको अपराध घोषित किया गया है, उनके लिए संसद कानून बनाता है। जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम, इनके संबंध में कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 35 के तहत किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। अच्छा, भारत के संविधान में जितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, आपातकाल में अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? उनको निलंबित कर देता है।
लेकिन वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते? यानी वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत प्राण जो अपराधों, अनुच्छेद 20 अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये दो मौलिक अधिकार जो हैं वो क्या होते हैं? वो आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। ठीक है ना? निलंबन का मतलब क्या होता है? निलंबन का मतलब समाप्त थोड़ा कर दिया जाएगा। निलंबन का मतलब है कि आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए, और अनुच्छेद 226 के तहत आप मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे। यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लागू कराने का अधिकार निलंबित होता है, ना कि मौलिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। निलंबन का यह मतलब है, कॉन्सेप्ट जानिए, इसीलिए बता रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। निलंबन का मतलब है उनको लागू कराने का अधिकार निलंबित होता है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा। निलंबन का मतलब है उनको लागू कराने का अधिकार निलंबित होता है जब तक आपातकाल है। आपातकाल हट गया तो निलंबित, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 तो उस समय भी निलंबित नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह बताया कि संसद मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है? यानी किस वाद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, लेकिन भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकती? तो केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में, जो भारत के संविधान का सबसे नामी वाद माना जाता है, उसके तहत ही जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है, लेकिन भारत के संविधान के ढांचा को परिवर्तित नहीं कर सकती। अब संविधान के जो बाकी प्रश्न है वो नेक्स्ट पार्ट लेक्चर में हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।